साथियों नमस्कार। आज के इस विशेष अड्डा में पूरी गर्मजोशी से आपका स्वागत है। आज मैं और विनोद शुक्ला जी, जिनको आप नियमित रूप से उनकी पैनी खबरों पर नजर और उनके सारगर्भित गहराई भरे जो विश्लेषण है उसको आप सुनते रहते हैं। और ये विशेष अड्डा आज इसलिए क्योंकि जैसा कि आप सब खबरों में देख रहे हैं, संसद के दोनों सदनों में वक्फ का कानून क्लियर हो गया है, संशोधन पारित हो गए हैं। तो क्या अब नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जो एक बोल्ड कदम उठाया, जो वक्फ यानी अल्लाह के नाम पर जो संपत्ति दान की जाती है कौम की, समुदाय की बेहतरी और जरूरतमंदों के फायदे के लिए या कौम की बेहतरी के लिए, लेकिन जो एक बहुत ही बड़ा बड़ा एक भूमाफिया बनकर रह गया था। और जैसा कि आज संबंधित मंत्री यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा भी कि लोग कहते हैं कि वक्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड शार्क है, या शार्क ना कहे तो सबसे बड़ा लैंड रखने वाली एजेंसी है। लेकिन रिजिजू का ये तर्क था कि वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर संपत्ति का मालिक कोई है तो वो वक्फ है, नंबर 3 नहीं बल्कि नंबर 1। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले और दूसरे नंबर पे रेलवे और डिफेंस यानी रक्षा, जो हमारे रक्षा एजेंसियां हैं वो हैं। लेकिन वो तो भारत की संपत्ति है, रक्षा और रेलवे तो देश की प्रॉपर्टी है। तो यानी इस देश का सबसे बड़ा जमीन का संपत्ति का मालिक वक्फ, उसकी इस पकड़ को, इसमें सुधार लाने के लिए और जिस मकसद से लोग वक्फ करते हैं अपनी संपत्ति, उसको भूमाफिया की जकड़ में जाने के बजाय सही उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल हो, इसके लिए ये जो वक्फ संशोधन कानून लाया गया, अब इसको संसद से तो ये पारित हो गया है, लेकिन क्या इसको लेकर जो राजनीति है वो थम जाएगी? क्या वो मकसद पूरा होगा जो सोचकर ये संशोधन लाए गए हैं? और क्या अब संसद से निकलकर सड़क पर वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा जो पहले भी ऐसे मौकों पर हम देखते आए हैं, और जिसकी धमकी अपने आप को इस्लाम के और कौम के और दीन और मजहब के मामलों के ठेकेदार समझने वाले कुछ संगठन अभी से धमकी दे रहे हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए मैं विनोद जी को आज के इस अड्डा में शामिल करती हूं। हमें आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर हमारे विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें समय से। और सबसे पहला सवाल विनोद जी से यही है, क्योंकि वक्फ पर विनोद जी ने लगातार महीनों से उसके हर एक पहलू पर हमसे अड्डा में उसको समझाने की, उसको एनालाइज करने की कोशिश लगातार की है। तो मैं उनसे जानना चाहती हूं कि कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी आर्टिकल 370 या इस तरह के दूसरे कदम, पुराने बहुत से कानूनों को निरस्त करना, रिपील करना, इस तरह के कदम उठाकर तुष्टीकरण की और वोट बैंक के नाम पर ब्लैकमेल करने की जो राजनीति दशकों से इस देश में चली आ रही है, आजादी से भी पहले से, क्या वक्फ संशोधन कानून जो अब आया है, क्या ये उस तुष्टीकरण और ब्लैकमेलिंग की राजनीति की जो जकड़न है, जो उसकी पकड़ है, उसको कुछ हद तक, पूरी तरह ना सही, कुछ हद तक कमजोर कर पाएगा? क्या ये जो बोल्ड मूव, ये जो साहसी कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया है, इससे कौम को फायदा होगा? मुसलमानों को, गरीब, मजलूम, यतीम जो जरूरतमंद हैं, उनको कोई फायदा वाकई होगा? ये समझते हैं। विनोद जी, आपको क्या लगता है, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति को कमजोर करने की ओर एक बड़ा कदम है, या इससे देश में राजनीतिक और कम्युनल पोलराइजेशन और बढ़ेगी? बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है इसको समझना कि क्या ये पोलराइजेशन की राजनीति इससे बढ़ेगी और
क्या सरकार ने पोलराइजेशन पर एक तरह से पोलराइजेशन को रोकने के लिए बड़ा इफेक्टिव कदम उठाया है इस बिल को पास करने के लिए, पास करने की पूरी प्रक्रिया में। निश्चित तौर पर अगर आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखिए, जब पहली बार इस मामले में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था और जेपीसी में भेजा गया था, तब से बवाल शुरू हो गया था। और बवाल यही था कि ये पूरा का पूरा मुसलमानों से जुड़ा मसला है और कोई सरकार इसमें जिस तरह के चेंजेस ला रही है, वो उनके हक और हुकूक, जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनके राइट्स का को वायलेट करने वाला है। अब उसके बाद बहुत सारी और चीजें आ गई। अ, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन सब के बावजूद सरकार ने जिस तरह से मामले को जेपीसी में भेजा, जेपीसी में टाइम बाउंड मैनर में सबकी बात सुनी, और जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये गलत है और इसको वापस लेना पड़ेगा, विशेष रूप से दो सरकारों की बड़ी ब्लैकमेलिंग की गई, टीडीपी की और जनता दल यू की, जो मतलब बीजेपी लेड जेडीयू लेड जो एनडीए सरकार है बिहार में, उसको टारगेट किया गया, जेडीयू को। अब ये दोनों पर थोड़ा बहुत मुस्लिम डिपेंडेंट है, हालांकि तेलुगु देशम पार्टी का इतना डिपेंडेंट इसलिए नहीं है कि वहां पर लगभग 90% के आसपास हिंदू हैं, तो वो चूंकि भारत नेचुरली सेक्युलर है, इसलिए उतना हर राजनीतिक दल उनको ध्यान रखने की कोशिश करती है। लेकिन चूंकि 17% के आसपास बिहार में मुसलमान है, इसलिए उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। उस सब के बावजूद सरकार ने जिस तरह से जेडीयू और टीडीपी को समझाया, उसके अलावा दो और नेता हैं, जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में, और बिहार में पासवान, चिराग पासवान, उनको ये बताया गया। अब उनको ये बात समझ में आ गई कि ये मसला किसी मुसलमान के लिए नुकसान का नहीं है, बल्कि उनके फायदे का है। नुकसान किसका है? मैं नुकसान में 3 बड़े नाम बता देता हूँ। मदनी परिवार, जिसने बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को कब्जा करके रखा हुआ है। दूसरा ओवैसी परिवार, जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है। एक और बड़ा नाम है, उसका नाम है अकबर अहमद डंपी, वो कांग्रेस का नेता है। उसने लगभग 200 बीघे जमीन उत्तराखंड में कब्जा करके रखी हुई है वक्फ की, सरकारी और ये वक्फ के नाम पर। इस तरह से एक और नाम है, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जिसके पास इतनी ही बड़ी बात, ये बड़ी मछलियां हैं, छोटी छोटी मछलियां अनगिनत हैं। यही बात जो है, वो सरकार जो नीचे का तबका है, पसमानदा है, महिलाएं हैं, इनको बताने में कामयाब रही, और इसी कारण से ये पूरा का पूरा मामला जो पोलराइज करने की कोशिश की गई थी, वो नहीं हुआ। उसका मैं एक दो उदाहरण जल्दी जल्दी से देता हूं आपको। जमीयत उलेमा हिंद लगातार सबको धमका रहा था कि मतलब विशेष रूप से जनता दल यू को और तेलुगु देशम पार्टी को, कि अगर आप हमारे साथ नहीं होगे तो आपको हम चुनाव में हराएंगे। दोनों ने इनको धता बता दिया कि आप को जो करना हो करो, जनता दल यू ने भी और तेलुगु देशम पार्टी ने। उसके बाद उन्होंने और आगे की रणनीति कराई, उन्होंने 4 बड़ी कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। पहला उनका प्लान था रामलीला मैदान में, जिसको उन्होंने बदल करके इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लाया। रामलीला मैदान में 1 लाख लोग आते हैं, और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 10,000 आते हैं। 5 लाख क्लेम किए थे कि वो आंध्र प्रदेश में इकट्ठा करेंगे, वहां 5 लाख नहीं इकट्ठा हो कर पाए। गांधी मैदान में करना चाहते थे, नहीं कर पाए। उसके बाद एक ऑडिटोरियम में करना पड़ा। और विरोध के लिए उन्होंने जो शुरुआत की, विरोध जंतर मंतर पर विरोध करना होता है तो किसी छोटे मोटे एनजीओ और इनको करना होता है। जमीयत उलेमा हिंद और बाकी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अगर जंतर मंतर पर विरोध के लिए आ जाए, तो समझ लीजिए कि उनके पास कितना समर्थन का बेस है। तो इसलिए उनका पोलराइजेशन नाकामयाब रहा। और इसमें जोड़ना चाहूंगी विनोद जी कि जंतर मंतर पे भी अगर आप संख्या बल देखें तो उसमें इस्लामिक संगठन, जो वो कह रहे थे कि पूरे मुस्लिम समुदाय नाराज है और उसमें शामिल होगा, देखा जाए तो अपने अपने राजनीतिक चिंता और राजनीतिक हितों को देखते हुए पार्टियों के, जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां खुद को कहती हैं, पार्टियों के नेता और सांसद वहां ज्यादा थे। और अगर इन नेताओं और मीडिया को हटा दे तो कितने, मुझे लगता है कुछ 100 लोग भी जंतर मंतर के प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे। बहरहाल
मैं इस उसी बात आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपने जो कहा कि विशेष रूप से 2 पार्टियां या 2 पार्टियों के नेता, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार, और इनके साथ साथ 2 और सहयोगी, चिराग पासवान और हम पार्टी के जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। इन लोगों पर जो दबाव बनाया गया विनोद जी, बिल पारित होने से पहले, वो तो हम सब देख ही रहे, लगातार महीनों से ये बात चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये स्पष्ट हो गया कि ये लोग बिल के समर्थन में वोट डालेंगे और सदन में बहस शुरू हो गई, और फिर दूसरे गुरुवार को राज्यसभा में भी, तो जिस तरह का एक जबरदस्त और बहुत ही एक जिसको कहते हैं प्लान्ड तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को व्यक्तिगत रूप से उन पर जिस तरह का हमला पूरा एक इकोसिस्टम मिलके कर रहा है, उसमें सबसे आगे जो नाम है वो कांग्रेस का पूरा जो एक मीडिया तंत्र है, पूरा ऑनलाइन सेना उनकी, आरजेडी सबसे ज्यादा, कुछ हद तक सपा, और इन सब का जो इनसे जुड़ा हुआ और बहुत ही मजबूत तरीके से इनसे दिन रात रोजमर्रा के तौर पर जुड़ा हुआ जो एक पूरा सो कॉल्ड लिबरल इकोसिस्टम है, उसने जिस तरह से नायडू और नीतीश कुमार को बहुत से ऐसे शब्द कहे जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहती, लेकिन इस तरह की बात करना कि देश इनको माफ नहीं करेगा, आप इनको कभी भूलना मत, इनको छोड़ना मत, इनकी 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी और 29 में टीडीपी खत्म हो जाएगी, और बिल्कुल भी एक टारगेटेड और एक व्यक्तिगत हमला इन पर एक तरह से बिल्कुल चलाया जा रहा है। और देखा जाए तो कुछ इसमें एक विडंबना भी है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और अमित शाह के बजाय इस समय पूरा का पूरा उनका जो गुस्सा है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नायडू एंड नीतीश कुमार। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों इस तरह से बिल्कुल टिड्डियों के दल की तरह वो इन 2 नेताओं पर हमलावर हैं? देखिए स्मिता जी, इसको मैं 2 तरह से देखता हूँ। मतलब इसके 2 कारण नज़र आते हैं, 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि जब कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी आदमी जब तर्क से हार जाता है, जब उसके पास ही रन्स आउट ऑफ आर्गुमेंट, वो व्यक्तिगत हमले पर आता है। तो जो हमला तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, और जनता दल यू के नेता वरिष्ठ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन पर व्यक्तिगत हमला इसलिए हो रहा है कि जो वक़्त को लेकर के मामला है, वक़्त को लेकर के क्यों वक़्त में बदलाव आ रहा है और क्यों समर्थन चाहिए, अ, उम, वो जनता को वो कन्विंस करने में या इन लोगों को कन्विंस करने में नाकामयाब रहे कि आपको हमको क्यों समर्थन करना चाहिए और क्यों ये नुकसानदायक है। बीजेपी ने इन दोनों को बेहतर ढंग से समझा है। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर वो इस मामले पर वोट मतलब उनको लगता है कि मुसलमान इनसे दूर हो जाएगा, तो इस मामले का अगर वो विरोध करते हैं, तो हिंदू भी उनसे दूर जा सकता है। एक ये जो शुरू हुआ है, एक ये जो नई एक रणनीति कह लीजिए या नया जागरण कह लीजिए या नई अवेकनिंग कह लीजिए, वो हुआ है, वो और चिंता में डाल रहा है मुस्लिम नेताओं को। और जो इस कारण से जो उनको समर्थन ना मिल रहा है या जो विशेष रूप से मुसलमानों का एक वर्ग इनकी बात में ना आकर के चुपचाप बैठा हुआ है, और उसको पिछले 10 साल में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि उसको सरकार से कुछ इस तरह का डैमेज हुआ है। तो ये जो इसको बोलते हैं खिसियाहट जो बोलते हैं ना, मतलब आप जब आपके पास 2 तरह की चीज़ें, आप अपने आप को साबित ना कर पाइए और दूसरे आदमी को, तो आप व्यक्तिगत हमले करते हैं। और व्यक्तिगत हमले में इसी तरह की बात आएगी कि हम आपको 25 में देख लेंगे, हम आपको 29 में देख लेंगे, हम आप देख लेंगे। राहुल गांधी ने भी इसी तरह की बात करी थी कि हम आपको गुजरात में देख लेंगे। इस तरह की और भी बहुत सारी बात करते रहते हैं। तो ये उसी तरह के तर्क हैं। डेमोक्रेसी में कभी भी किसी को कहीं भी देखा जा सकता है। मैं जी, बात समझ में आ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन है इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक
चरणबद्ध तरीके से, एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से जिस तरह से ये नैरेटिव वक्फ का बनाया जा रहा था विपक्ष की ओर से, उसको देखें तो ऐसा लगता है कि बिल के कुछ दिन यानी ये सत्र शुरू होने के बाद भी एक कहीं ना कहीं उस तरफ ये एक उम्मीद जरूर थी कि जेडीयू और टीडीपी इस मामले में सरकार का साथ नहीं देंगे। और खास करके ये दोनों पार्टियों के जो मुखिया हैं, दोनों मुख्यमंत्री एनडीए के, वो चूंकि पार्टी का आधिकारिक स्टैंड स्पष्ट नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को एक उम्मीद की किरण बनी हुई थी। और शायद ये फ्रस्ट्रेशन ही है उनका कि वो इस तरह से इन दोनों दिग्गज नेताओं पर इस तरह से बिल्कुल हमलावर हो गए हैं। लेकिन आपने कहा समाज में नाराजगी और समुदाय में नाराजगी की बात आपने उठाई, तो मैं दो चीजें यहाँ बहुत जल्दी से, क्योंकि समय काफी हो गया है इस अड्डा को समाप्त करने से पहले, विनोद जी दो बातें यहाँ पर चर्चा में जरूर लाना चाहती हूँ। पहला ये है कि हम सब ने देखा था कि इसी तरह का एक कानून पारित हुआ था सीएए का, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीए का कानून सदन में आराम से पारित हो गया। उसका कारण था कि सरकार के पास भारी बहुमत था। 2019 में एनडीए सरकार, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी, बहुत ही जबरदस्त संख्या बल से जीतकर आई थी, तो कानून पारित हो गया। लेकिन जिस तरह से उसके बाद सड़कों सड़कों पर बवाल किया गया और उसकी परिणति दिल्ली के भयावह दंगों में हुई, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम शहरों में, बेंगलुरु, कलकत्ता, कोलकाता में, मुंबई में और जगह जगह तमाम शहरों में बहुत ही बवाल, उत्तर प्रदेश के तो लगभग हर शहर में काफी बवाल किया गया। तो इस बार भी राजनीतिक रूप से बहुत बैठकें हो रही हैं, बहुत स्ट्रेटेजी बन रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है बिल के पारित होने पर, और जमात उलमाए हिंद बार बार कह रहा है कि ये देश को तोड़ देगा ये कानून जो आया है। और विपक्ष भी, काफी बातें विपक्ष ने भी कही हैं कि ये नहीं माना जाएगा। सदन के अंदर भी कुछ नेताओं ने कहा कि देश इस कानून को स्वीकार नहीं करेगा, मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे, जिसका गृह मंत्री ने बहुत तीखा जवाब भी दिया। हमारा केवल ये कहना है, साथ हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि एक खबर आई थी यूएस से, अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद, जो उनका इनॉग्रेशन हुआ, जब वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला उन्होंने। और आप कहेंगे कि अमेरिका कहां से आ गया, तो साथियों उन्होंने कहा था कि यूएसएड, जो देशों को बीमारी और गरीबी और पीने के पानी की कमी और बीमारियों से लड़ने, इस तरह के मुद्दों के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानवीय आधार पे एड दिया करता है। और जो यूएसएड को आम तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी माना जाता है, उसका जो है भयानक रूप से दुरुपयोग हो रहा है सरकारों को पलटने में, राजनीतिक एनार्की, राजनीतिक अराजकता फैलाने में और अपने राजनीतिक हित साधने में। और कहीं कोई ह्यूमैनिटेरियन काम थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अधिकांश ये जो है, ये लोगों के एजेंडा को चलाने के लिए, एक विशेष सोच के लोगों का के हाथ में ये एजेंसी का पूरा फंडिंग है। और ऐसा कह के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने यूएसएड की फंडिंग को बहुत भारी मात्रा में उसको बंद कर दिया और कहा कि इसका नए सिरे से पुनर्विचार होगा। और इसके कारण दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सीएए में जिस जिस स्तर का खर्च हो रहा था, साथियों हम में से किसी से छुपा नहीं है, अगर उसकी बारीकियों में जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। किसान आंदोलन में जिस तरह का खर्चा हुआ, उसके अलावा पिछले 10 सालों में लगातार, कभी दलित के नाम पर, कभी रोहित वेमुला का मुद्दा, कभी यूथ के नाम पर, कभी अग्निवीर के नाम पर, कभी बिहार में या उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट को लेकर, भर्तियों को लेकर, देश में जो लगातार उथल पुथल की स्थिति बनाई गई और काफी भारी आंदोलन इस तरह के किए गए, जिसमें हम सब जानते हैं कितना खर्चा लगता है। क्या विनोद जी कहीं ना कहीं इन दोनों बातों का कनेक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि मैं ये सवाल ऐसे ही कल्पना से नहीं पूछ रही हूं, कई सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि यूएसएड ने जैसे ही वहां से चाबी बंद की, यही कारण है कि आज धमकियां तो बड़ी बड़ी आ रही हैं
लेकिन सड़क पर उस तरह का मोबिलाइजेशन कहीं नहीं दिख रहा, न बिल पारित होने से पहले और न अभी बिल पारित होने के बाद। क्या आपको लगता है कि यूएस एड को बंद करने का या उसको नियंत्रित करने का जो कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया, उसका असर हमारी सड़कों पे दिखेगा या आने वाले दिनों में कोई आंदोलन हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि थोड़ा बहुत फंड ये लोग लोकल स्तर पर जमा करेंगे, बहुत सारा पैसा आता है, तो उसपे छोटे-मोटे विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। उसके लिए मुझे लगता है सरकार तैयार रहती है। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है कि यूएस एड के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं उसका एक छोटा-छोटा उदाहरण दे के वो बता जी। देता हूँ। देखिए किसान आंदोलन चूँकि कई जगहों पर था और एक आंदोलन ऐसा था जिससे हम आप दोनों प्रभावित हुए थे। हम लोग को रोज ऑफिस जाते समय कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 20 मिनट का रास्ता 1 घंटे, डेढ़ घंटे में लगता था। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो जर्नलिस्ट के कारण हम लोग सब कई बार जानने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा था। और शुरुआत के दिनों में वहाँ जो लंच और डिनर सर्व होता था, वो उसकी आप कल्पना सामान्य स्तर पर नहीं कर सकते थे कि वहाँ किस तरह से काजू और मतलब ड्राई फ्रूट्स सर्व किए जाते थे। सब्जियाँ किस तरह का और किस तरह की कितने सारे वैराइटीज़ थी, तो वो पैसा कहाँ से आता था? ये पब्लिक डोमेन में है, तो ये वो फंडिंग कहाँ से होती है? तो जब खबरें छपना शुरू हुई, तब उसमें थोड़ा-सा कंट्रोल करके थोड़ा उसको कम किया गया। दूसरा उदाहरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीएए वाला जो विरोध हो रहा था, जो दिल्ली वाला, वहाँ पर 2-3 तरह की चीज़ें निकल कर के आई थी। पहला एक तो वो कि वो जो वहाँ बिरयानी सर्व की जा रही थी, तो वो लोगों ने पूछा गया कि भाई बिरयानी का फंडिंग कहाँ से हो रही है? तो जवाब आया कि आसमान से आ रही है, आसमानी बिरयानी करके बहुत मज़ाक भी उड़ा था, मीम भी बना था। लेकिन ये कुदरती बात थी कि कुदरती बिरयानी कहा गया था। हाँ, कुदरती बिरयानी थी। उसके अलावा एक इस तरह का वहाँ इस पर बहुत सारा खर्च हो रहा था। सबसे खतरनाक बात ये है जिसको लेकर के बहुत सारी खबरें आई कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जिनको शाम को जाते समय पे किया जाता था। ये सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल पर सर्च मारिएगा, बहुत सारी खबरें हैं और बहुत क्रेडिबल मीडिया ऑर्गनाइजेशंस की खबरें हैं। तो जब आपको फंड किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को जो ₹400 की मज़दूरी दिन में क मज़दूरी करने जाता है, अगर उसको ₹1000 मिलेगा और संख्या बढ़ाने के कारण अगर हस्बैंड-वाइफ दोनों बैठ गए, तो ₹2000 मिल रहा है, तो भीड़ बनी रहेगी, भीड़ बढ़ेगी, सबको लगेगा कि चलो हम भी चलते हैं, हमको कुछ न कुछ मिलेगा और इस तरह से भीड़ इकट्ठा की जा रही थी। 2 बड़े उदाहरण थे, वैसी स्थिति विनोद जी, क्षमा क्षमा चाहती हूँ, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन समय बहुत हो गया है, इस बातचीत को हमें विराम देना होगा। मैं आखिर में आपसे सिर्फ एक वाक्य में समझना चाहूंगी कि क्या उस तरह का मोबिलाइजेशन आपको लगता है फिर से वक्फ पे, क्योंकि इस समय काफी सेंटिमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, हालांकि सड़कों पर वो सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्विटर और फेसबुक पे ऐसा लगता है कि यूएसएड से मदद न मिलने पर, या और भी कुछ ऐसी एजेंसीज होंगी, सोरोस फंडेड कंपनीज हैं। आपको पता है कि अभी अभी ओपन सोर्स फाउंडेशन के कार्यालयों पे बेंगलुरु में छापा पड़ा है और उनसे हिसाब मांगा गया है। तो इन सब का असर है कि सड़क पे इस समय तक ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। पर क्या आपको लगता है कि ये ऐसे ही सोशल मीडिया पे काम चलाएंगे या सड़कों पर कुछ दिखने को मिलेगा? जल्दी से बताएं। मुझे लगता है कि कोशिश की जाएगी, लेकिन कोशिश नाकामयाब इसलिए नहीं हो पाएगी कि लोगों को इकट्ठा करने में भी पैसे खर्च होते हैं। एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह की बेसिक एमेनिटीज़ की ज़रूरत होती है और कम से कम चाय तो पिलाना ही पड़ता है। तो वो अगर कोशिश होगी भी तो मुझे लगता है कि एक आध दिन होगी भी और अगर सरकार उसको टैक्टफुली हैंडल करती है, तो वो मोमेंटम नहीं बन पाएगा। मुझे इसमें कोई लंबा, चौड़ा या बहुत बड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। धन्यवाद विनोद जी, आपने कम शब्दों में लेकिन मुद्दे को बिल्कुल उसके जो कहते हैं, बिल्कुल उसके क्रक्स को उसके मूल मुद्दे को आपने बहुत हमारे दर्शकों के लिए बहुत सरल शब्दों में आपने उस चीज को सामने रखा है। मुझे मुझे भी अभी तक के जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, इसकी संभावना कम दिखती है कि कोई बड़े पैमाने पर कोई सड़कों पर मोबिलाइजेशन दिखेगी। हाँ, छिटपुट प्रदर्शन और विरोध के कार्यक्रम हो सकते हैं, जो कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है करने का। लेकिन इस चर्चा को, इस अड्डा को आज
विराम देने से पहले यही कहूंगी कि इस पूरे जो 12 कम से कम 12 घंटे से भी ऊपर की बहस लोकसभा में हुई और दिन भर की रात तक की बहस राज्यसभा में, इस सब का निचोड़ अगर निकला है तो वो ये है कि सरकार की ओर से इसी बात पर जोर है कि इसको मजहब से, धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्फ में जो संशोधन है या वक्फ का जो पूरा कानून है, ये संपत्ति के मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का विषय है। तो इसको धर्म से जोड़ना सिर्फ गलत भी है और मिसलीडिंग भी है, और ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संपत्ति के मैनेजमेंट की बात को आप किसी धार्मिक प्रैक्टिस से जोड़ना कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है और समुदाय के लिए भी खतरनाक है। विपक्ष का जोर लगातार इस बात पर है और रहेगा कि आप हमारे दीनी मामलों में, मजहब के मामलों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं और यह संविधान के भावना के विरुद्ध है। आखिर में इतनी ही बात कहकर हम अपने अड्डा को समाप्त करेंगे कि चाहे उनके मुंह से ये अनायास निकला हो, चाहे सोच समझकर निकला हो, लोकसभा में बहस के दौरान एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने बहस में अपनी तकरीर में ये कहा था कि हमें कोई माइनॉरिटी ना समझे, हम भारत की दूसरे नंबर की मेजॉरिटी हैं। भले ये बात उनके मुंह से अनायास निकली हो या सोच समझकर कही गई हो, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि बार बार हम जिसे माइनॉरिटी की संज्ञा देते हैं, क्या संख्या बल के लिहाज से, राजनीतिक ताकत के लिहाज से और हर तरह से, क्या वाकई उसको हम अब माइनॉरिटी मान भी सकते हैं क्या? मित्रों, ये सवाल आज हम इस अड्डा पर आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। इस पर गौर करिएगा और हमसे अपने विचार साझा करिएगा। फिलहाल इस अड्डा को विराम देने का समय आ गया है।